नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज यूपी बुलेटिन में बात होगी कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानें बंद कराने के आदेश पर उठे विरोध की, जहां अमरोहा में मुस्लिम समाज ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। इसके अलावा एटा में एक निजी डॉक्टर पर मकान कब्जाने के आरोप के बाद महिला आयोग की कार्यवाही और अस्पताल में हुए निरीक्षण की भी पूरी खबर दिखाएंगे। वहीं ललितपुर में नगर पालिका के स्वागत द्वार से टाइल्स गिरने से मां बेटी के घायल होने की घटना ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। और आपको दिखाएंगे भारत नेपाल सीमा पर यूरिया खाद की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही, जहां एसएसबी और पुलिस ने 40 बोरी खाद के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। देखिए यूपी बुलेटिन। अमरोहा में कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानों को बंद कराने के आदेश का मुस्लिम समाज ने विरोध किया है। समाज सेवी नासिर फारूक एडवोकेट के नेतृत्व में लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम को राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि जिन मार्गों से कांवड़ यात्रा नहीं गुजरती वहां मीट की दुकानें बंद न कराई जाएं, ताकि दुकानदारों की आजीविका प्रभावित न हो। साथ ही कांवड़ मार्गों पर शराब की दुकानें बंद रखने और डीजे की तेज आवाज पर भी सख्ती से रोक लगाने की मांग की गई। नासिर फारूक ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वे हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। जी बताएं आपका शुभ नाम। हाजी नासिर फारूक। हाजी, आप आज आपने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया है, तो किस संबंध में दिया है, क्या है? ये हमने एडीएम साहिबा को ज्ञापन दिया है कि 28 तारीख से कांवड़ शुरू हो रहे हैं, जो हिंदू धर्म का आस्था का प्रतीक है। उस दौरान एक महीना कुछ असामाजिक तत्व इस तरीके का काम करते हैं जहां से जो कांवड़ियों का रूट है उस पर तो दुकानें बंद ही होती हैं, मीट मछली की, सबकी खाने पीने की। जहां से कांवड़िया नहीं गुजरते वहां भी उनके साथ बदतमीजी की जाती है, दुकानों पे मारपीट करते हैं, पुलिस ले जाती है पकड़कर और उनके साथ बहुत ज्यादा उनका उत्पीड़न होता है। 1 महीने तक उनके होटल बंद किए जाते हैं। इससे संबंधित हमने ज्ञापन दिया है कि इस तरीके की कोई वारदात ना हो। अच्छा, कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानें बंद की जाती है, लेकिन क्या शराब की दुकानें खुली रहेंगी या बंद रहेंगी? उसके लिए क्या आपने आवाज उठाई शराब की दुकान में? बिल्कुल बंद होनी चाहिए शराब की दुकानें। जब मांस की दुकानें बंद होती हैं तो वो भी बंद होनी चाहिए जो रूट पर आ रही हैं। देखिए, जो गरीब आदमी है अगर वो ठेला लगा रहा है, 1 महीना उसका ठेला बंद रहेगा तो वो कहां से खाएगा? फिर वो गलत काम करेगा। और सुप्रीम कोर्ट का तो ये आदेश है, किसी धार्मिक प्रोग्राम के लिए किसी दूसरे धर्म के नाम पर, खाने के नाम पर कोई यौन शोषण न किया जाए। उनका मौलिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है मांस खाने का। तो हम कांवड़ियों वाले रूट पर न दुकानें खोले और जो जहां कांवड़िया नहीं गुजरते वहां हमें लगाने की इजाजत दी जाए। अगर नहीं दी जाएगी तो हम इसे उच्च न्यायालय में जाएंगे। इसके अजय, क्या लगता है, एक तरफ सरकार जो है कड़ा संदेश है कांवड़ यात्रा को लेकर के, तो क्या लगता है आपको सरकार आपकी बात सुनेगी, इस पर ध्यान देगी? नहीं, हमारे कांवड़ यात्रा से हमें कोई एतराज नहीं है। हमें उन गरीब ठेले वालों से, दुकानदारों से है कि वो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें। जहां से कांवड़िया नहीं गुजरते तो वहां बेचने में क्या दिक्कत है? अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम इसे उच्च न्यायालय में लेके जाएंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि किसी को आप खाने पीने पे नहीं रोक सकते, वो मौलिक अधिकार है हमारा। कांवड़ यात्रा के दौरान जो डीजे तेज आवाज के बजते हैं उनके लिए क्या करेंगे? मैंने पिछले साल ज्ञापन दिया था डीएम साहब को कि दिन आवाज से बचते हैं कि कई हार्ट अटैक की शिकायतें हो चुकी, मगर वो लोग शिकायत नहीं करते। मैंने डीएम साहब को पिछले साल ज्ञापन दिया था इस चीज के लिए कि इसका मानक तय कर दिया जाए। तो क्या इस बार भी आपने आवाज उठाई इसको लेकर? नहीं, इस बार मैंने इस पर नहीं दी है, मगर इंशाल्लाह 1-2 दिन में डीएम साहब से मिलकर इस पर भी की जाएगी बात। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। एटा में एक विधवा महिला ने शहर के एक निजी चिकित्सक पर किराएदारी के विवाद में मकान पर कब्जा करने, परेशान करने और धमकाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत के बाद सुनवाई न होने का आरोप लगाते हुए राज्य महिला आयोग की सदस्य रेनू गौड़ से न्याय की गुहार लगाई। शिकायत के आधार पर राज्य महिला आयोग की सदस्य रेनू गौड़ ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ संबंधित निजी अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन सेंटर की भी जांच की गई। इस दौरान कथित रूप से रेडियोलॉजिस्ट मौके पर मौजूद नहीं मिले, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से को आवश्यक कार्यवाही करने और अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रबंधन और राज्य महिला आयोग की सदस्य के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। फिलहाल मामले की जांच जारी है। डॉक्टरी अस्पताल प्रबंधन का पक्ष अभी सामने नहीं आया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति जैन।
आज क्या मामला हुआ था यहाँ पर आपकी बिल्डिंग में? सर ये डॉक्टर साहब को मैंने ये जगह रेंट पे दी थी, ग्राउंड फ्लोर, डॉक्टर शैलेंद्र जैन को। तो ये इन्होंने धीरे धीरे करके अपनी जगह, मेरी ऊपर वाली जगह पे बिल्डिंग का कब्जा करना शुरू कर दिया है। इन्होंने ये सीटी स्कैन मशीन लगाई है, हम लोग जरा घूमने गए थे, इन्होंने पीछे का 8-10 दिन के लिए गए थे, पीछे सेटअप कर लिया। हमने कहा ये खाली करिए, तो ये कहने लगे कि हम थोड़े दिन में खाली कर लेंगे, हम व्यवस्था देख रहे हैं। तो हमने थोड़ा सा बातों के जरिए हमने कहा चलिए एक दूसरे के साथ मिल के जाता कर देंगे। फिर धीरे धीरे ये बढ़ाते चले, इन्होंने सोलर पैनल लगा लिए। अब ये धीरे धीरे एसी वगैरह सब जगह जहाँ मन आता है वहाँ तोड़ फोड़ करने लगते हैं, पूछते नहीं, कुछ ऑब्जेक्शन करें तो वो गालियां देने लगते हैं, गंदी गंदी माँ बहन की गालियां देते हैं, बेटे को महिला धमकाते हैं। आयोग के सदस्य और सीएमओ वगैरह अधिकारी आए थे, जी क्या मामला हुआ है उनके साथ? सर, इन्होंने मेरे को 25 जून को 1:30 बजे से परेशान करा था, 112 पे कॉल करी थी। तो मैंने ऑनलाइन पोर्टल पे महिला आयोग में सभी जगह मैंने अपनी रिपोर्ट डाली थी कि इस तरह से मुझे प्रताड़ित करा जाता है। 15 तारीख को इन्होंने मुझे नोटिस दे दिया। तो मैं अपनी शिकायत लेके गई थी। कल मेरे को राज्य महिला आयोग से कॉल आया था, तो मैडम जी का आज तहसील में सभागार में था बैठ आने का, तो मैंने उनको ज्वाइन करा। तो उन्होंने, मैडम ने मुझे सारी बातें परेशानियां सुनी, कुछ समझाया करा, तो उन्होंने एक्शन लिया कि ये गलत है सब चीज़ें और हम आपके साथ चलते हैं। तो उन्होंने बहुत ही क्विक एक्शन लेकर, मैडम ने मेरे प्रति, बहुत, एक महिला हूँ मैं, विधवा हूँ, उन्होंने मेरे प्रति एक्शन लेकर उन्होंने सारा जो यहाँ पे आके देखा था, फर्जीवाड़ा चल रहा है बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई डिग्री नहीं है किसी पर भी, और चला रहे हैं। तो मैडम ने वो छानबीन करी है सारी, वो बाकी के सभी लोग आए हैं, वो छानबीन कर रहे हैं सब चीज़। छानबीन में जो कुछ मिला है क्या? डॉक्टर नहीं बैठते हैं यहाँ पे? जी, डॉक्टर तो बैठते ही नहीं है, ना रेडियोलॉजिस्ट बैठते हैं, कोई नहीं बैठता है। और मैडम ने ये चीज़ पता कर ली कि रेडियोलॉजिस्ट का राज्य महिला कुछ भी आयोग नहीं की है। सदस्य ने हॉस्पिटल जी, सीज करने का श्रीमती, आदेश किया था जी हाँ। सीएमओ को। सीएमओ से अभद्रता हुई है, इसके बारे में क्या जानकारी? सर वो तो सभी से करते हैं, मैम से भी करी थी, उनकी मैडम डॉक्टर रूपा जैन ने मैम के साथ भी करी थी, आपने देखा होगा। उसके बाद में डॉक्टर शैलेंद्र जैन सामने केबिन में बैठी थी, तो मैडम के सामने ही चीखने चिल्लाने लगी। इसी तरह की अभद्रता वो मेरे से भी करते हैं। मैं अकेली हूँ, मेरे को दबाने की कोशिश करते हैं, ये सोचते हैं कि मैं ये पूरा घर वो कब्जा लें और मुझे बाहर निकाल दें। मेरे को बेटे को धमकी दिखाते हैं मारने की, कुछ एलिगेशन लगाने कितने की। दिन का एग्रीमेंट कराया था इन्होंने? सर जानकारी नहीं थी तो थोड़ा सा 15 साल का करवाया, लेकिन इन्होंने कितना 2.5 साल समय हो चुका है? 2.5 साल हुई है। पढ़ाई कर रही है। जी तो अब क्या मांग है आपकी? सर, मैं तो पूरी खाली करवाना चाहती हूँ। ऐसे इंसान के साथ आगे निभाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी ये मैडम गई हैं, उसके बाद में ये रात में आतंक करेंगे जरूर, ये शाम तो रहेंगे नहीं। मैं और मेरा बेटा अकेले रहते हैं। मैं तो अपना सेंटर खाली करवाना, मुझे कोई पैसे का लगाव नहीं है। मुझे पता होता है ये इतना गंदा इंसान होगा, इतनी बातों का, लड़कियों के स्टाफ भेजते हैं जिससे कि बेटा अगर सांकल खोले तो उन पे कुछ एलिगेशन लगा दी। मैं इसीलिए इसको भेजती नहीं हूँ, इतना डर के मैं जीवन गुजार रही हूँ इनकी वजह से, हद से ज्यादा। अब तो मेरा आपने तो ये रेंट पे सेंटर, दिया है बिल्डिंग ये? जी हाँ, रेंट पे कितना रेंट है? 10,000। इनके यहाँ जब कोई रेडिएशन नहीं है, सिटी स्कैन मशीन है, तो फिर यहाँ मरीजों की कौन देखेगा और कैसे क्या? अब सर क्या बताऊं, हर जगह इनके दलाल बैठे हुए हैं, सरकारी अस्पताल के बाहर भी बैठे हुए हैं, अस्पताल के अंदर भी बैठे हुए हैं। हर डॉक्टर के पास ये दलाल भेजते हैं, वो लोग कमीशन बेस पे करते हैं। तो इन्होंने जो एग्रीमेंट कराया था वो एक फ्लोर का कराया था या दो का? केवल ग्राउंड फ्लोर पर। इसके अलावा और भी कर रहे हैं? मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, और ऊपर वाले पे जनरेटर रखने का था। वो भी ये बात थी कि हम मैनुअली, नीचे से मैनुअली उसको हैंडल करेंगे, लेकिन ऑटोमेटिक है। लेकिन अब उन्होंने कहा हम बाद में करवा लेंगे, तार डलवा लेंगे, हर चीज के लिए ये, मतलब इनकी नियत ही कब्जा वाली थी। फिर हमारे पीछे जैसे हम जनरेटर में डीजल डलता है, उसके लिए चाबी दे के गए थे, उन्होंने हमारे कमरे रेंट में। पर लेकर आपका मकान कब्जा करना जी हाँ। चाहते हैं। और ये ऐसा। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। ललितपुर में स्टेशन रोड स्थित जिला पंचायत कार्यालय के पास बने नगर पालिका के स्वागत द्वार से अचानक टाइल्स गिरने से एक मां और बेटी चपेट में आ गई। हादसे में बच्ची घायल हो गई, जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए सभी स्वागत द्वारों की जांच कराने और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। लोगों का कहना है कि समय रहते जाँच नहीं हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। भाई साहब क्या है समस्या? हम यहाँ खड़े हुए थे, एक बच्चा यहाँ से निकला और निकलने के बाद ये गेट जो मुनि प्रमंग सागर जी द्वार बना हुआ है, उससे नीचे मार्बल गिरा और बच्चे को चोट आ गई। जिसने भी बनाया है वो गलत किया उसने, और प्रशासन को इसके ऊपर जो है। आप मानते हैं कि गुणवत्ताहीन बना है? हाँ, गुणवत्ताहीन तो बनी है। अभी ऊपर इसकी फोटो ली जाए तो अभी पत्थर गिरने वाले हैं उससे। अभी एक पत्थर गिरा तो बच्ची के ऊपर? हाँ, बच्चे को गिरा और बच्चा घायल हो गया, बच्चे को अस्पताल ले गए हैं। लगातार ये पत्थर गिर रहे हैं ना? हाँ, लगातार गिर रहे हैं, और वो भी गिरे, पहले भी गिरे, अभी भी गिर रहे हैं, वो गिरेंगे भी, क्योंकि ये इसकी गुणवत्ता बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है गुणवत्ता। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट।
महाराजगंज के नौतनवा थाना क्षेत्र में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में नेपाल तस्करी के लिए ले जाई जा रही 40 बोरी यूरिया खाद बरामद की गई। इस दौरान एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पिकअप वाहन से यूरिया खाद नेपाल भेजी जा रही थी। सूचना पर कार्यवाही करते हुए खाद और वाहन को जब्त कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3(7) के तहत नौतनवा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रशासन ने कहा कि खाद की तस्करी और कालाबाजारी रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार निगरानी और संयुक्त पेट्रोलिंग की जा रही है। सर, महाराजगंज जनपद का भारत नेपाल का सीमा पड़ता है, 84 किलोमीटर की सीमा पड़ता है। ऐसे में उर्वरक की तस्करी किसी भी कीमत पे ना होने पाए, इसको लेकर बॉर्डर के एसएसबी के साथ किस तरह से कार्रवाई की गई और आज क्या कुछ बरामदगी की गई और आपके द्वारा किस तरह कार्रवाई कराई गई? देखिए, बॉर्डर एरिया में ही मैं हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं हरदी डाली नौतनवा बॉर्डर एरिया में हूँ और 19 तारीख को 40 बोरी इसी एरिया से खाद बरामद हुई, जिस संबंध में मैं भी संबंधित थाने पे FIR करा के यहाँ मैं एसएसबी के जवानों के साथ यहाँ जॉइंट पेट्रोलिंग में आया हूँ देखने कि आखिर किस रास्ते से खाद को डाइवर्जन करते हैं। तो मैं अभी एसएसबी के हमारे जो जवान हैं वो भी साथ में हैं, मैं वही चेक करने आया था कि अभी फ़िलहाल पानी है, इनका कहना है किस रास्ते से ले जाते हैं। जो भी खाद पकड़ी गई थी, अब आपने देखा भी था कि वो थाने पर भी वो अभियुक्त भी गिरफ्तार है और उसके खिलाफ हमने 3/7 में FIR भी कराया है। और हम लोगों की एसएसबी के साथ और संबंधित थाने के जो सीओ साहब हैं उनके द्वारा सतत निगरानी की जा रही बॉर्डर एरिया पे, जिससे कि किसी तरह का डाइवर्जन अपने देश से खाद का दूसरे देश में न हो नहीं पाए। संबंधित दुकानदारों को क्या कुछ निर्देश आपके द्वारा? दुकानदारों को देखिए, इसमें इंस्ट्रक्शन से दिए गए हैं कि पहले तो बॉर्डर एरिया में 10 किलोमीटर रेंज में कोई भी उर्वरक का जो है लाइसेंस निर्गत नहीं किया गया है और जितने भी दुकानदार 10 किलोमीटर के बियॉन्ड में हैं उनको सबको यही दिशा निर्देश प्राप्त है कि वो निर्धारित मूल्य के इतर न बेचे और किसान को जबरदस्ती कोई टैगिंग मटेरियल न दे। रेट 266 रुपये 50 पैसा यूरिया का और 1350 DAP का जो निर्धारित मूल्य है उसी पे बेचना है। किसी तरह का कोई कालाबाजारी, डाइवर्जन या ब्लैक मार्केटिंग या ओवर रेटिंग, टैगिंग की कोई शिकायत अगर मिलती है तो सूचना मिलने पे मेरे द्वारा इस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ शरवण यादव की रिपोर्ट। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में भाजपा का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय मंत्री हरजिंदर कौर ने कहा कि बूथ अध्यक्ष पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है और हर बूथ मजबूत होगा तो 2027 में भाजपा फिर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का आह्वान किया। वहीं भाजपा नेता ठाकुर अजय प्रताप सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं को संगठन और विचारधारा के साथ जुड़कर काम करना चाहिए तथा विधानसभा के सभी 433 बूथों और 75 शक्ति केंद्रों को और अधिक सक्रिय बनाया जाएगा। आज पूरे उत्तर प्रदेश में सभी विधानसभाओं में बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन किया गया है, जिसमें हमारी मुख्य अतिथि बिजनौर से चल के आई हमारी पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय मंत्री आदरणीय हरजिंदर कौर जी, और उन्होंने कैसे बूथ को जीतना है, कैसे, क्योंकि चुनाव विधानसभा का बहुत पास में है। 2027 की तैयारियां एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पार्टी ने स्टार्ट कर दी। वैसे तो पार्टी 365 दिन ही चुनावी मूड में रहती है, लेकिन और ज़्यादा सक्रिय होकर कैसे हम लोगों को चुनाव में और महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, ऐसे इस विषय में आज चर्चा की। प्लस साइबर योद्धा के रूप में कैसे अपने कार्यकर्ता बूथों पर काम करेंगे, कैसे डिजिटल लर्निंग एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उसके माध्यम से सभी लोगों से कहा गया है कि अपने अपने बूथों पर कम से कम 20 कार्यकर्ताओं को वो ट्रेनिंग दें और उनका वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करवाएं, जिससे कि सभी भाजपा के इतिहास के बारे में, भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। देखिए, आज हमारे सभी विधानसभाओं में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन हो रहे हैं। उसका मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि आज चुनाव की तैयारी में हम सभी लोग आज अपने बूथ अध्यक्षों के साथ इसमें तैयारी हमने शुरू कर दी है। और हमारे बूथ का अध्यक्ष, जैसे भाजपा का कार्यकर्ता आप जानते हैं, भाजपा का बूथ अध्यक्ष केवल एक बूथ अध्यक्ष नहीं है, वो हमारा एक योद्धा है जो बूथ पर लड़ाई लड़ता है और बूथ को जिताकर देता है। आज उसी कड़ी में ये विधानसभा के हमारे सम्मेलन हुए हैं। बूथ अध्यक्षों को और आगे मजबूती के साथ अपने बूथ पर काम करने के लिए, उन्हें और अधिक जागरूक करने के लिए कुछ विषय उनके सम्मुख रखे गए हैं।
जो सभी हमारे बूथ अध्यक्ष आगे रणनीति तैयार करके उसमें जुट जाएंगे और अच्छी तरह से इसे अपने हर बूथ को जिताकर देंगे। यही आज सभी समय बात की। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन नवील अहमद के साथ जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। प्रयागराज में मंजिल जनहित सेवा संस्थान द्वारा आयोजित समारोह में युवा समाज सेवी मोहम्मद हंजुला को वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित शहीद सम्राट मातादीन हेला सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें शॉल, स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र भेंट कर जनसेवा, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि मोहम्मद हंजुला वर्षों से समाज हित और जनसेवा के कार्यों में सक्रिय हैं तथा उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। समारोह में साहित्यकार, समाजसेवी, अधिवक्ता और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। क्या प्रोग्राम रखा, किसको सम्मानित किया? आज हम लोग मंजिल जनहित सेवा संस्थान द्वारा शहीद सम्राट मातादीन हेला रत्न से सम्मानित किया गया। शहर के, प्रदेश के समाज सेवी मोहम्मद हंजुला साहब को मातादीन हेला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। जैसा कि सभी को पता है, आज पूरे प्रदेश में विगत 10 वर्षों से हंजुला साहब ने समाज सेवा में अनेक कार्य किए हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में 2000 से अधिक इन्होंने पेड़ लगाए हैं। ऐसे महान शक्ति को, इलाहाबाद के जन कल्याण के अध्यक्ष जी को आज हमें मंजिल द्वारा, जनहित सेवा द्वारा इनको सम्मान दिया जा रहा है। शहीद सम्राट मातादीन हेला रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ऐसे होनहार को हम लोग हमेशा सम्मानित करते हैं, ऐसे और सम्मानित करते रहेंगे। जी, मैं कृष्णा मंजिल जनहित सेवा संस्थान से सम्मानित किया गया है। संस्थान ने सम्मानित किया, क्या किस वजह से? देखिए, मंजिल सेवा संस्थान द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। 2026 हेला रत्न से मुझे सम्मानित किया गया। ये बहुत ही मेरे लिए आज अच्छा दिन रहा और बहुत ही गर्व की बात है। आज मैं पूरी टीम के साथ अपने यहाँ मौजूद हूँ शहीद वार्ड सिविल लाइन में। कैसा लग रहा है और टीम के सदस्य आपके कैसे खुशी के एहसास है? बहुत अच्छा। हमारी टीम, हमारे पदाधिकारी सारे मिलजुल कर हम लोग वृक्षारोपण और समाज कल्याण के लिए पिछले 11-12 वर्षों से लगे हुए हैं। हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं और मैं ये चाहता हूं कि इसी तरह और भी युवा जो होनहार हैं, जिनको समझ है अच्छाई और बुराई की, वो भी देश हित और राष्ट्र हित में काम करें। मैं मोहम्मद हंजुला, अध्यक्ष इलाहाबाद जन कल्याण समिति। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर अली की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।